नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न आपके पिछले कुछ एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये वो प्रश्न है, ये कहीं न कहीं आपको फिर दोबारा कहीं एग्जाम में नजर आएंगे। तो और जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर हो या इन्वायरमेंट हो, ये ऐसे टॉपिक हैं जो एक तरीके से आपको एलआईसी की तरह हर मोड़ पर आपके साथ एग्जाम में मिलेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर यानी 2 है, लेकिन आज का वो पहला सवाल है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। यानी अगर हम इसे एक लाइन में ये कहें कि उस फसल को पानी की जरूरत तो बहुत होती है लेकिन वो पानी उसके जड़ों में भरे ना, यानी जमाव की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे यहां पर देखते हैं धान। जैसा कि आपको पता है, इसके लिए खाने से लेके, पकाने से लेके, उगाने से लेके हर जगह पानी, और अगर ज्यादा खा लिए जाड़े के टाइम पे तो रात भर दौड़ो तब भी पानी, तो ये तो हो नहीं सकता। जूट, ये भी चावल का समझ लो सौतेला भाई है, इसकी दोनों की विशेषता एक जैसी है, पानी में भरा रहे, पानी में गड़ा रहे, सब पानी। रही बात चाय, जो एक ऐसा फसल है, इसमें यहां पर इसे समझ लीजिए, जैसे आपने देखा होगा अक्सर चाय की थैली के ऊपर आपको यहां पर पहाड़ बने दिखाई देते हैं, और ये पहाड़ों पर होती है। इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये चाय पहाड़ों पर इसलिए उगाई जाती है ताकि इसे पानी की जरूरत बहुत होती है। पानी की जरूरत के साथ साथ यहां पर ढलान होने की वजह से इसकी जड़ों में ये पानी रुकता नहीं है। इसीलिए चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे वो नीलगिरी की पहाड़ियां हो, या चाहे जहां भी हो, चाय की खेती पहाड़ों पर होती है ताकि वहां पर पानी उसमें रुक ना सके। तो इसका सही आंसर होगा चाय। अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर हम लोग यहां नहीं को भूल जाते हैं और है को कर देते हैं, मालूम होते भी गलत हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, खरीफ जो है वो कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली भी है, मक्का भी है, इसमें सरसों नहीं है। अब आप पहचानोगे कैसे? सबसे सिंपल तरीका, जैसे यहां पर देखो, ये ऐसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, एक भुजा इसकी ये खरीफ है, एक भुजा इसकी जायद कर देते हैं और एक रबी कर देते हैं। ये 4 महीना, ये 4 महीना और ये 4 महीना। जिन फसलों को जून और जुलाई में बोया जाता है उनकी कटाई अक्टूबर और नवंबर में होती है। यानी खरीफ का मतलब दूसरे भाषा में समझ लीजिए कि बरसात के टाइम में जो भी फसलें पूरे भारत में कहीं पर भी दिखाई देंगी वो खरीफ की फसलें होंगी। उनमें गन्ना आता है, अरहर आता है, उनमें आपका जूट आता है, मूंगफली आता है, आपका जो है ये मक्का आता है, ये सब आपके गन्ना आता है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी का मतलब जाड़े वाली फसलें जो आपको ठंडी के दिनों में दिखाई दें, और जायद का मतलब जो भयंकर लू चलती हो तब जो फसलें दिखें वो जायद होती हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखो, नकदी फसलें वो होती हैं जिनको बाजार में सिर्फ बेच के रुपया कमाने के लिए, और एक वो होती हैं जो खुराक मंत्री की आग को ठंडा करने के लिए, यानी पेट की आग को ठंडा करने के लिए वो खाद्यान्न फसलें होती हैं, और वो है गेहूं। बाकी ये फसलें सभी बाजार के लिए उगाई जाती हैं, यानी ये नकदी फसलें कहलाती हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि रबी का फसल का मतलब जाड़े की फसल, बरसात खरीफ का मतलब बरसात की फसल, और गर्मी का मतलब जायद की फसल। तो यहां पर देखिएगा, जूट जो होती है ये बरसात के टाइम पर, यानी इसे पानी भी ज्यादा चाहिए होता है, ये आपकी खरीफ की फसल है। बाकी ये तीनों रबी की फसलें हैं। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल ये कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यानी सफेद क्रांति का संबंध किससे है। तो जैसा कि आपको पता है दूध भी सफेद होता है, तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन से संबंधित जो होती है उसे नीली क्रांति कहते हैं। दूसरी बात एक और याद रखिएगा, यहीं से एक और पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड, यानी बाढ़ वाला।
तो ये 1970 में लॉन्च हुआ था। ये भी दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखो, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बी वर्गीस कुरियन, जिनका पूरा नाम है, इनको माना जाता है। जबकि हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है किसको? स्वामीनाथन को। जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग को, जिन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो ये कटोरा कटोरी वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। तो भारत में चावल का कटोरा अगर पूछ ले तो कृष्णा गोदावरी रीजन में कहा जाता है। साथ ही साथ यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, अगर राज्य पूछता है तो राज्य को कहते हैं, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। याद रहेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। और अगला सवाल कह रहा है आपसे, देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती चावल की होती है और सबसे अधिक उत्पादन भी चावल का होता है। अगर हम लोग खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे तो उस खाद्यान्न फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। सवाल वही घूम फिर के था। पहले में यह बताया था कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर किसकी खेती होती है, और इसमें यह पूछा गया सबसे ज्यादा उपज कौन देता है। तो क्षेत्रफल पूछे तो भी चावल, उपज पूछे तो भी चावल, यानी दोनों में चावल ही लगाएंगे। साथ ही साथ भारत में दो ऐसे राज्य, बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु, इनमें चावल की एक साल में 3 फसलें होती हैं। उन्हें कहते हैं अमन, एक को, दूसरे को ओन्स, तीसरे को बोरो। ये तीनों प्रजाति, इन तीनों फसलें हैं जो कि बंगाल और तमिलनाडु में एक साल में होती हैं, यानी चावल चावल और चावल। अगला सवाल है, कह रहा कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? इसे हम लोग जीएम फसलें कहते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई फसल। और ये एक फसल जो है, जो आपका ये जेनेटिकली जो मॉडिफाई है, यानी ऑप्शन सी, जिसे हम लोग बीटी कॉटन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, बीटी बैगन को भी ये परमिशन, ये एक बार चर्चा में आया था, लेकिन इसे परमिशन नहीं दी गई थी। इसका इसकी खेती नहीं की जा रही भारत में। हाँ, पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीटी बैंगन की खेती की जा रही है। अगला आता है भारतीय सब्जी शोध संस्थान केंद्र कहां पर स्थित है? तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान केंद्र बनारस में है। ठीक है। लखनऊ में अगर हम लोग बात करते हैं तो CDRI है। मैसूर की बात करते हैं तो केंद्रीय खाद्यान्न अनुसंधान करके वो मैसूर में है। अगला सवाल यह कह रहा है कि हरित क्रांति का अर्थ होता है। तो हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, यह होता है वृक्षारोपण, यह होता है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। तो हरित क्रांति का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा नई तकनीकी का प्रयोग करते हुए पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है। अगला सवाल यह कह रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जैसा कि हमने अभी पहले बताया भी था पिछले क्वेश्चन पर, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। ये USA के थे। इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और इनकी जन्मभूमि पूछे यानी सिटीजनशिप अमेरिका की थी, लेकिन इनकी कर्म भूमि पूछ ले तो यानी मैक्सिको होगी। भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो याद रखिए, आज की डेट के हिसाब से आंसर अगर आप लगाएंगे तो राजस्थान, यानी बिल्कुल आज के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट अगर आप देखेंगे
तो राजस्थान फिलहाल नंबर 1 है वर्तमान में, लेकिन ओवरऑल इससे पहले और काफी लंबे समय तक मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था, लेकिन आज की डेट में राजस्थान नंबर 1 पर है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जैसा कि आपको पता है पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत में सबसे उत्तम चाय कहां पैदा होती है या सर्वोत्तम चाय? तो याद रखिएगा, चाय जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर भारत में होती है, लेकिन बात यह है कि इतनी ज्यादा आबादी है, हम लोग खुद ही चाय सब पी लेते हैं, थोड़े दिनों में इसे रात दूसरे की भी पी लिया करेंगे। अब देखा होगा कुछ लोग तो 1 लीटर जब तक चाय ना पी ले तब तक घर से हिलेंगे नहीं। अब कुछ लोग तो मुंह दिल को एकदम उनके कप से जुड़े रहे, तो इसलिए हम लोग इसका उपभोग बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत निर्यात उतना नहीं कर पाता जितना प्रोडक्शन अपने यहां होता है। तो यहां दार्जिलिंग की चाय सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है, जिसे 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, और ये दार्जिलिंग कहां है? बंगाल में है। जोहरहाट में चाय का अनुसंधान केंद्र है, जोहरहाट असम में है, याद रखिएगा। ठीक। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है? सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ इसे सोया स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को, इसी को कहते हैं टाइगर स्टेट भी कहते हैं, इसी को दलहन स्टेट भी कह सकते थे, क्योंकि अभी तक दलहन भी नंबर 1 पर होता था, लेकिन अब फिलहाल इस साल राजस्थान नंबर 1 पर है। और प्रेजेंट टाइम में मसालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश का ही है। अगला है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? प्राकृतिक रबर एक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार किस्म का पौधा है, जो मिलेगा इक्वेटर और उसके आसपास एरिया में पाया जाएगा, इसीलिए आंसर सही है आपका केरल। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास का उत्पादक है? बच्चा इसका आंसर गुजरात है, और अभी ये पीजीटी टीजीटी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि इसके बारे में। गेहूं का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन है? ध्यान रखना, 2 बातें पूछी जाती है, एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। अगर उत्पादकता की बात करता है तो उत्पादकता याद रखिएगा सबसे ज्यादा कहां है? उत्पादकता सबसे ज्यादा पंजाब में है, लेकिन अगर टोटल प्रोडक्शन पूछेगा तो यूपी लगाना है आपको। यहां पर उत्पादन पूछा था, उत्पादकता नहीं पूछी थी। किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो बच्चा चाय छत्तीसगढ़ में नहीं होती, बाकी सब में होती है। अगर यहां पर हम लोग चाय के उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो नंबर 1 पर आता है असम, नंबर 2 पर आता है पश्चिम बंगाल उत्पादन में, नंबर 3 पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नीलगिरी एरिया है जहां ऊंटी है, वो सब चाय के लिए ही जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी उत्पादन करता है? यह क्वेश्चन बच्चा 2017 या 18 यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, और एक बार ही नहीं कई बार पूछा जा चुका है। इसका उत्पादन कर्नाटक में है। कर्नाटक में याद रखिएगा, यहां पर एक पहाड़ियां पड़ती हैं जिन्हें कहा जाता है बाबा बूदन। क्या कहा जाता है? बाबा बूदन एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम से वहां पर। और यहां एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। तो जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, इसे कहा जाता है कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा यहां से कॉफी का निर्यात होता है। यही बात अगर विश्व स्तर पर कहें तो ब्राजील में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है सेंटोस, इसे कहते हैं विश्व में कॉफी बंदरगाह। एक ब्राजील में जगह पड़ती जिसका नाम है साओ पालो। जो साओ पालो है, ये पूरी दुनिया में कॉफी की सबसे बड़ी मंडी है, और साओ पालो से सेंटोस तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई है सेंटोस बंदरगाह तक पहुंचने के लिए, तो इसे कॉफी रेल लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल है, और ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उन्हें कहते हैं फैजेंडा। क्या कहते हैं? फैजेंडा। बहुत बार पूछा जा चुका यूपीपीसीएस में। अगला है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है।
तो खरीफ की फसल चावल तो है, गन्ना भी है, कपास भी है, अभी इसके बारे में बता दिया था, गेहूं नहीं है, ऑप्शन बी सही। अगला है, गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो यहां पर देखिएगा, गुजरात तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यही सही नहीं, क्योंकि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, ना कि गुजरात। बाकी ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो इसलिए आंसर सही है ए। गलत पूछा तो गलत यही है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किसमें होता है? मक्का है, चावल है, गेहूं है, ज्वार है। अभी हमने आपको बताया था इसका आंसर सही होगा चावल। खरीफ की फसल काटी जाती है, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, खरीफ की फसल काटी जाती है, इनको बोया जाता है जून जुलाई में, काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती, फिर मार्च अप्रैल में काटी जाती, वो रबी, और मार्च अप्रैल में बोई जाए, और जब जुलाई में जनवरी जून में काटी जाए वो कहलाती जायद। तो सही आंसर आपका है सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चा ये नासिक है। नासिक के बारे में याद रखिएगा, यहां पर गोदावरी नदी के किनारे है, यहां पर कुंभ का मेला भी लगता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, और इसके अगल बगल प्याज की खेती बहुत ज्यादा हुआ करती है, और इसी के बगल में त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी है जहां से गोदावरी निकलती है। अगला सवाल यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा गलत करने की चांस ज्यादा। गन्ना नकदी फसल बहुत ज्यादा होती है, तिलहन, कपास और रबर। अगर हम इनमें सबसे कम मात्रा देखेंगे तो नकदी फसल की, क्योंकि नकदी फसल ये है और इसकी मात्रा सबसे कम यानी बहुत कम होती है, और ये फसलें ज्यादा मात्रा में होती हैं। तो अगर हम ज्यादा की बात करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा होती है, और ये होती है लेकिन बहुत कम। कम इसलिए क्योंकि ये वाला एरिया जो देख रहे हैं पश्चिमी घाट का, इस वाले एरिया में ये थोड़ी बहुत होती है। रेशा फसलों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बच्चा फाइबर क्रॉप्स जिसमें रेशा पाया जाता है उसमें जूट है, कपास है, और आपका सन है। सन मतलब रस्सी, जिससे वो गांव में देखा होगा, उस ऐंठ वैठ के रस्सी उससे बनाई जाती, वो फाइबर होता है उसमें भी। अगला है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? देखो, गेहूं की खेती करने के लिए होने के लिए बोते टाइम टेम्परेचर कम और कटते टाइम ज्यादा चाहिए, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर टेम्परेचर सालों भर लगभग ऊंचा रहता है, तो इसीलिए यहां पर बोने के लिए टेम्परेचर नीचा रहता ही नहीं। गेहूं के बोने के लिए 10 से 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, यहां ऑलरेडी 25-26 रहता है, तो गेहूं बोए नहीं जा सकता, इसीलिए यहां पर गेहूं नहीं बोते हैं। लेकिन एक साल में 3 फसलें चावल की जरूर उगाते हैं, अमन, ओंस और बोरो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली, जिसे गरीबों का बादाम कहा जाता है, ये खरीफ की फसल है, गुजरात में सबसे ज्यादा होती है। झूम क्या है? झूम का मतलब यह है कि एक कृषि का प्रकार है, यह आदिम कृषि प्रकार है, यानी इसे जलाओ और काटो भी कहते हैं, इसी को बुश फैलो भी कहते हैं, इसी को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कहीं टरमई कहते हैं, तो कहीं रोका कहते हैं, कहीं लदांग कहते हैं, कहीं कैनिंग कहते हैं, कहीं इसे गासू कहते हैं, तो कहीं मिल्पा कहते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, ये ट्राइबल एरिया में ज्यादा होती है। तो भारत, ये कृषि का तरीका है। पीली क्रांति का संबंध, तेल कैसा होता है? पीला होता है, तो तिलहन से संबंधित है। ये जो है एक किस्म है, किसकी? वो कह रहा है कि ये प्रजाति बतानी है, तो IR20 ये प्रजाति किसकी है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रजाति वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसलिए इसको हम आंसर आपको नहीं बताएंगे। आपको अगर मालूम हो तो जरूर इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल अभी हमने बताया, जाड़े में जो बोई जाए वो रबी होती, तो जाड़े में सरसों दिखती है। आपने देखा होगा DDLG पिक्चर में शाहरुख खान काजोल को उसी सरसों के खेत में, इसका मतलब जाड़ों में होती सरसों।
तो वही दिखता है। आगे है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है, वो खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? सरसों है। पहले पूछा नहीं है, पूछ रहा है। तो यहां पर अगला सवाल यह था कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर आलू की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज्यादा है, यानी पैदावार सबसे ज्यादा है। ओवरऑल अगर आलू पूछता है तो यूपी सही है, लेकिन अगर हम लोग प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल सही है। और ओवरऑल सब्जियों के मामले में भी पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। अगला है कहा जूट सबसे अधिक कहां होता है, यानी होती है। तो कहां होती है? बंबई। तो बंबई में थोड़े ना होती है, तो ये होती है पश्चिम बंगाल में, जो डेल्टाई रीजन है वहां पर होती है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है? तो अभी हमने बताया भी था। अगर आपने एक पिक्चर आई थी 2008 में, वो 2008 नहीं 12 में आई थी शायद, कब? चेन्नई एक्सप्रेस आई थी। अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा, वो पूरा का पूरा सब पिक्चर में देखा होगा, सब अगल बगल सब पहाड़ दिखते थे जिन पर सिर्फ चाय की खेती होती थी। नीलगिरी जिससे ऊंटी रीजन है जहां पर दोदा बेटा चोटी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां होता है? जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था एक क्वेश्चन पर कि सबसे ज्यादा जो चाय की खेती होती है वो होती है असम में, और दूसरे नंबर पे होता है आपका बंगाल, और अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो आता है तमिलनाडु साउथ में, इसलिए आंसर सही है आपका डी। अगला सवाल कह रहा है कि सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करने वाले 2 राज्य, सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन गुजरात और आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है राजमुंद्री। ये गोदावरी नदी के किनारे है, और यहीं पर याद रखिएगा इसमें क्या होता है, यहीं पर एक तंबाकू का रिसर्च सेंटर भी है राजमुंद्री, और विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू चीन में होती है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन? ये कर्नाटक का कुर्ग जिला है, यहीं से कावेरी नदी भी निकलती है, भी ध्यान रखिएगा, कावेरी भी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो बच्चा इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है, रेशा और कॉफी दोनों कर्नाटक में नंबर 1 पर लगा दीजिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र ये है आपका कानपुर। अगला है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि आती है? तो गन्ने के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो भूमि आती है वो उत्तर प्रदेश। अगर सबसे ज्यादा विश्व में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछे तो ब्राजील लगाइएगा, दूसरे नंबर पे पूछे तो अपना भारत लगाएंगे, और भारत में अगर पूछता है तो यूपी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चुनाव करें या चुनिए। तो देखो, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का मतलब हरित क्रांति है, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी, मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति थी, उर्वरक के लिए भूरी क्रांति थी, इसलिए आंसर आपका सही होगा ए। उसके बाद ये आज के जो 49 क्वेश्चन थे, अब आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये बता दें कि इसी चैनल पर आपको एक समीक्षा अधिकारी का बैच स्टार्ट किया गया है। तो जिस लोगों को वो बैच ज्वाइन करना हो, ये दिया गया टेलीग्राम नंबर है, ये यहां पर, या हम यहां पर लिख देते हैं 9889043941, या जीएस कैंपस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे नाम लिख के भेज दीजिए, आपको इस पर कंप्लीट समीक्षा अधिकारी का बैच मिलेगा, और किसी भी तरीके की पीडीएफ लिंक हर तरीके की इसी चैनल पर उपलब्ध रहेंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग रोजाना। अब ध्यान रखिएगा 10 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास लाइव मिलेगी लगातार। आपको वो समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस और आपका जो जीआईसी लेक्चरर होने वाला है, इनको टारगेट करके, और रात में 9 बजे समीक्षा अधिकारी की क्लास चलेगी। रात में 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना चलेगी 10 बजे सवेरे। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।